तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था हमें नेक बैंड रिपेयर करते हुए बॉट का। तो इस बार हमारे पास एक केडीएम कंपनी का एक नेक बैंड रिपेयर होने आया हुआ है। और इस वाले नेक बैंड को मैंने पहले भी रिपेयर किया है, क्योंकि इसका जो ये स्पीकर था, ये स्पीकर शायद जिस कस्टमर का है ये प्रोडक्ट, उसने इस स्पीकर को घुमा दिया था, या तो फिर मतलब जो होता है ये ब्रोकन होने की वजह से ये टूट गया था, तो कहीं फेंका गया होगा। तो ओरिजिनल तो नहीं मिल पाएगा, पर इसकी जगह पे हम रिप्लेस इसे करेंगे। और ये जो वायर है वो मैंने यूज किया था, और मैंने बहुत से वीडियो में देखा है और बहुत से लोग सर्च भी करते हैं कि अगर ये नेकबैंड की वायर जो है ये पूरी तरीके से अगर गल जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि ये वायर मिलती है या फिर हम कैसे खुद से एक सोल्यूशन कर सकते हैं कि अगर ये जो बाहर का इंसुलेशन है, ये रबड़ इंसुलेशन, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। अगर आपका ईयरफोन महंगा है, तो अगर ये 250-300 वाला है तो उतना मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप नया ही परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपका जो ईयरफोन है या ईयरबड है, जो भी है नेकबैंड, वो महंगा है, ये टाइप सी वाला है, ये लगभग अभी ऑनलाइन के प्राइस में 1200 के लगभग में इसका प्राइस है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो 1200 अफोर्ड कस्टमर नहीं कर सकता दोबारा, इसीलिए वो रिपेयर करवा रहा है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो शायद क्या पूरा उम्मीद से मैं कह सकता हूँ कि आप घर पे किसी भी तरह के नेकबैंड को रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत से नेकबैंड रिपेयर होने के लिए आते रहते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इतने सारे कस्टमर्स के ईयरबड्स या फिर जो नेकबैंड है वो रिपेयर होने के लिए पड़े हुए हैं, और कोई रिपेयर करवाएगा, कोई इसे दोबारा बनवा के लेगेगा ही नहीं। तो इसमें जो ये स्क्रैप मदरबोर्ड्स हैं, बैटरीज हैं, वो इनमें रिप्लेसमेंट में काम आता है। और इनका जो ये स्पीकर्स है, ये भी रिप्लेसमेंट में काम आता है। तो अगर आप भी रिपेयर करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके पास केडीएम या बॉट या किसी और तरीके का जो ईयर नेकबैंड है और उसे आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है ये जो बॉडी है, ये बैटरी की तरफ जो लेफ्ट साइड में जो है ये बॉडी, पहले इस बॉडी को आप अच्छी तरीके से देख लें कि ये बॉडी अगर एल्युमिनियम या फिर लोहे की होगी तो इसमें ग्लू जो है वाटरप्रूफ की तरह लगा हुआ होगा, और उसे रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर ये प्लास्टिक वाली बॉडी है, जैसे कि ये मेरे केस में प्लास्टिक का बॉडी है, तो इसे रिमूव करना आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो होता है कि निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपके केस में और इस वाले नेकबैंड को मैंने पहले भी रिपेयर किया है, क्योंकि इसका जो ये स्पीकर था, ये स्पीकर शायद जिस कस्टमर का है ये प्रोडक्ट, उसने इस ब्रोकन होने की वजह से ये टूट गया था, तो कहीं फेंका गया होगा। तो ओरिजिनल तो नहीं मिल पाएगा, पर इसकी जगह पे हम रिप्लेस इसे करेंगे। और ये जो वायर है वो मैंने यूज किया था, और मैंने बहुत से वीडियो में देखा है और बहुत से लोग सर्च भी करते हैं कि अगर ये नेकबैंड की वायर जो है ये पूरी तरीके से अगर गल जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि ये वायर मिलती है या फिर हम कैसे खुद से एक सोल्यूशन कर सकते हैं कि अगर ये जो बाहर का इंसुलेशन है, ये रबड़ इंसुलेशन, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। अगर आपका ईयरफोन महंगा है, तो अगर ये 250-300 वाला है तो उतना मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप नया ही परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपका जो ईयरफोन है या ईयरबड है, जो भी है नेकबैंड, वो महंगा है, ये टाइप सी वाला है, ये लगभग अभी ऑनलाइन के प्राइस में 1200 के लगभग में इसका प्राइस है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो 1200 अफोर्ड कस्टमर नहीं कर सकता दोबारा, इसीलिए वो रिपेयर करवा रहा है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो शायद क्या पूरा उम्मीद से मैं कह सकता हूँ कि आप
घर पे किसी भी तरह के नेक बैंड को रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत से नेक बैंड रिपेयर होने के लिए आते रहते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इतने सारे कस्टमर्स के ईयरबड्स या फिर जो नेक बैंड है वो रिपेयर होने के लिए पड़े हुए हैं। और कोई रिपेयर करवाएगा, कोई इसे दोबारा बनवा के लेगेगा ही नहीं। तो इसमें जो ये स्क्रैप मदरबोर्ड्स है, बैटरीज है, वो इनमें रिप्लेसमेंट में काम आता है। और इनका जो ये स्पीकर्स है ये भी रिप्लेसमेंट में काम आता है। तो अगर आप भी रिपेयर करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके पास KTM या बोट या किसी और तरीके का जो नेक बैंड है और उसे आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है ये जो बॉडी है, ये बैटरी की तरफ जो लेफ्ट साइड में जो है ये बॉडी, पहले इस बॉडी को आप अच्छी तरीके से देख लें कि ये बॉडी अगर एल्युमिनियम या फिर लोहे की होगी तो इसमें ग्लू जो है वाटरप्रूफ की तरह लगा हुआ होगा और उसे रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर ये प्लास्टिक वाली बॉडी है, जैसे कि ये मेरे केस में प्लास्टिक का बॉडी है, तो इसे रिमूव करना आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो होता है कि निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपके केस में अगर ये लोहे का हो तो इसे निकालने में भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। आपको बस एक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। ये 32 वाट का सोल्डरिंग आयरन है, 35 वाट का, सॉरी। तो 35 वाट का ये जो सोल्डरिंग आयरन है, बस हमें इसके अगल बगल फिराते रहना है। और जैसे ही ग्लू जो है वो जरा सा हल्का होगा तो बस अब हम इसे इधर से किसी नुकीले ब्लेड या फिर नाइफ की सहायता से इसे अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद इसका मदरबोर्ड या बैटरी हम चेंज कर पाएंगे या फिर ये स्पीकर्स के वायर को चेंज कर पाएंगे। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे प्लास्टिक वाले को ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक ब्लेड है और मेरे केस में मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ओपन किया जाता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नेक बैंड के मामले में, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे नेक बैंड रिपेयर कर चुका हूँ मैं। अगर आप भी रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि अगर जो जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आए हैं आपकी तक वो जानकारी पहुंच सके। तो अगर आप पहली बार किसी नेक बैंड को ओपन कर रहे होंगे तो आपको ये मुश्किल आएगी कि किसी नेक बैंड को ओपन करने में फर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और मेरा ओपनर कहीं रखा गया है, मिल नहीं रहा है, तो ओपनर ना होने की वजह से मुझे ओपन करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पर आपके केस में आप इसे नाइफ़ की मदद से या फिर किसी और चीज़ की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, अगर इसमें ग्लू लगा होगा तो आप थिनर का यूज़ कर सकते हैं। थिनर का यूज़ करने से क्या होगा, जो ये ग्लू इसके अंदर लगा होगा वो छूट जाएगा और छूटने की वजह से ये ओपन हो सकता है। तो मुझे मेरा जो ओपनर था वो मिल गया है और मैं उसकी मदद से आपको इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ। और अगर आप इसे पहली बार खोल रहे हैं तो आपको तो पता है कि इसको दिक्कत होगी, तो थिनर का यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये लॉक्स होते हैं और लॉक की वजह से ही हमें इसे खोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और अगर इन लॉक्स को हम खोल लें तो मैंने इसे अच्छे तरीके से ओपन कर लिया। पर इसमें जो ये लगा हुआ लिपो बैटरी है, इस पर किसी तरह का कोई भी स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया है कि ये कितने मिली एम्पियर का है या फिर इसे कितने वोल्ट का है। तो हमें इसे चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
हम इसे तभी चेंज करते हैं जब ये फूल जाती है। फूलने के बाद हम इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपका बैटरी अगर पहले जैसा बैकअप नहीं दे रहा हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तो ये जो है ये फूल जाने की वजह से ये बैटरी ख़राब हो जाती है, पर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती भी है अगर इसे आप लिमिट में चार्ज करें। और इसमें वही टाइप सी वाला बोर्ड लगा हुआ है जिसे मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में रिव्यू कर रखा है। और इसमें सभी एसएमडी पैकेज में है, माइक है, स्विच है और जो इसका ब्लूटूथ आईसी है, ये सभी एसएमडी पैकेज में है। और ये इसका एंटीना वाला सेक्शन है जिसे डबल साइड टेप के साथ इस पर चिपकाया हुआ था। ये यहाँ पे एंटीना का सेक्शन होगा। ये स्टिकर शायद कंपनी ने उतारा नहीं है, उखाड़ने के बाद हम इसे चिपका सकेंगे दोबारा से। तो अब मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि इसमें स्पीकर को रिप्लेस कैसे करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये छोटा सा मदरबोर्ड है। ये स्पेशल जो है ये स्पीकर के लिए ही है और इसके कलर कोड के हिसाब से भी आप देख सकते हैं ब्लैक और ब्लू। और यहाँ पर भी स्पीकर के लिए जो वायर है यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ होगा। ये बी प्लस है, बी माइनस है और ये आर प्लस है, आर माइनस है। ठीक है, ये लेफ्ट राइट वाला जो सेक्शन है उस हिसाब से काम करता है और इसे हमने रिप्लेस किया है। तो ये वायर ख़राब कब कब होता है? तो ये वायर ख़राब तब होगा जब आप इसे ज़ोर से खींच देंगे। खींचने की वजह से भी ये ख़राब हो सकता है। मतलब कि जो लेकर सोते हैं या फिर सोकर जो बात करने वाले में से हैं, तो या फिर जो ये वायर है, जो नॉट जो पड़ता है यानी गीठा जो होता है, जो इसको गांठ मारने पर जब हम इस स्पीकर में से इंसर्ट करते हैं तो ये वायर इधर से खींचे नहीं, तो इसमें यहाँ पर एक गांठ मार दी जाती है जिसकी वजह से वायर तो खींचती नहीं, पर ये जो वायर मुड़ने की वजह से अंदर से ख़राब हो जाता है या सड़ जाता है या गल जाता है। अंदर से टूट जाने की वजह से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और कनेक्शन लॉस होने की वजह से ये एक साइड स्पीकर बजता है और एक साइड नहीं बजता। तो इस केस में आपको चेक करने के लिए आपके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। तो मेरे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। आपके पास कोई सा भी मीटर होगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं और मीटर होना ज़रूरी है। मीटर हो या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से भी आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे बजर रेंज पे सेट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे बजर रेंज पे सेट कर लिया। ये है बजर रेंज, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। लाइट पड़ रही है इसकी वजह से नहीं दिख रहा होगा। ये बजर रेंज पे मैंने इस मीटर को सेट किया है, डिजिटल मल्टीमीटर को। और ये जो वाला वायर है, इस वायर को आपको करना है क्या, आपको इसे आगे से इस तरह से स्प्लिट करना है यानी छीलना है। और छीलने के बाद इसमें जो वायर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा बारीक है और इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से आपको सोल्ड करना है। तो बहुत सी वीडियोस में ऐसा भी दिखाया जाता है कि आप सोल्ड कर सकते हो वायर को बहुत आसानी से, पर ऐसा नहीं है। इसका भी एक प्रोसीजर है। तो इसमें एक प्रोफेशनल टाइप सोल्डिंग करने के लिए आपको पहले जो भी है पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई सा भी पेस्ट ले सकते हैं, क्विक या फिर सोल्ड्रॉन, ओसवाल, जो भी भारतीय कंपनी या फिर कोई भी कंपनी का पेस्ट भी चाहें तो इसी तरीके से आप सोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने सोल्डरिंग का प्रोसेस आपको बता दिया और अब क्या करना है आगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम इस वायर का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो कि ये वायर ठीक है या फिर उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया कि उस तरीके का प्रॉब्लम है इसमें। तो इन दोनों वायर्स को हम एक प्रोब पे इस तरीके से टिका लेंगे यानी लगा लेंगे और कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये जो एक वायर है इसका तो कंटिन्यूटी आ रहा है और इसके दूसरे वाले वायर का कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ना हो। तो हम इन दोनों वायर्स को मर्ज कर देते हैं यानी एक साथ कर लेंगे और एक साथ करने के बाद इसे इसमें लगाएंगे। तो इसका जो एक वायर है वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है और इसका जो दूसरा वायर है ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा।
तो हमें इस वायर को चेंज करना होगा, और चेंज करने के बाद हम इसे रिपेयर कर पाएंगे और आप भी अपना नेक बैंड रिपेयर कर पाएंगे। अगर वन साइड स्पीकर प्रॉब्लम है तो मैंने उस वाले वायर को रिमूव कर दिया है जो वायर कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा था। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बहुत सारे स्क्रैप बोर्ड्स या स्क्रैप नेक बैंड्स को दिखा रखा है, तो उन्हीं में से मैंने एक वायर को निकाला है और मैं इसे रिप्लेस करूँगा इसके जगह पे। तो मैं उसी प्रोसेस के हिसाब से इसका भी सोल्डरिंग करूँगा जिस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था, और उस प्रोसेस के हिसाब से आप किसी भी नेक बैंड के वायर को आराम से सोल्ड कर सकते हैं आसानी से, और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैं इसे सोल्ड करके फिर आगे आपको बताता हूँ, और मैं इस वायर का आपको कंटिन्यूटी टेस्ट भी करा देता हूँ कि जो ये वायर मैं यूज कर रहा हूँ ये ठीक है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं ये दोनों वायर्स को एक साइड के प्रोब में रख लेता हूँ, और मीटर मैंने बजर रेंज पे सेट कर रखा है, और इसके एक एक वायर को मैं टच करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक वायर हुआ, तो देख सकते हैं 1-2 बजर में कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और ये हमारे पास दूसरा होगा। तो ये दूसरा वायर भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं इसकी जगह पे। तो इसे रिप्लेस करने के लिए अब हमें चाहिए एक स्पीकर। तो मैं इसकी जगह पे ये वाला स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, ये इसका नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें लोगो है और इसमें लोगो नहीं है। तो मैं इसकी जगह पे इसका यूज़ कर रहा हूँ, और मैं चाहता तो मेरे पास बहुत से नेक बैंड के स्पीकर्स हैं और मैं उन्हें भी रिप्लेस कर सकता था, पर ये इसमें सूट करेगा नहीं, इसलिए मैं इसे रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ इनमें से। ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा, पर कोई दिक्कत नहीं। साउंड का हल्का सा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी प्रीमियम क्वालिटी का स्पीकर लगा हुआ है, और स्पीकर को भी जब आप रिप्लेस करें तो उसका जो कंटिन्यूटी टेस्ट है वो आप ज़रूर से करें, क्योंकि पता चला कि अगर आपने वायर चेंज किया है और स्पीकर ही ख़राब है तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए आप इसका कंटिन्यूटी टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा। तो स्पीकर लगाने का प्रोसीजर तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये कोई बताने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि इसमें वायर को जो है इंसर्ट करके पार करना होगा, और पार करने के बाद आपको इस वायर को खींच लेना है बाहर की ओर, कुछ इस प्रकार से जैसा मैं कर रहा हूँ। आप सेम उसी तरीके से आप अपना भी रिपेयरिंग के टाइम पे आप कर सकते हैं। तो मैंने इसे खींच कर पार कर लिया, ठीक है। और मैं अब इसे सोल्ड कर लेता हूँ इस स्पीकर पे, और स्पीकर पे सोल्ड करने के लिए फिर वही सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करेंगे हम। आपके पास कोई सा भी सोल्डरिंग आयरन हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, और इससे सोल्ड करने से पहले आप इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। इसमें जो ये एक्स्ट्रा सोल्डर जो लगा होगा उसे आप रिमूव कर दीजिएगा, और रिमूव करने के बाद आप इस पर सोल्ड कीजिएगा। और हमारे चैनल पे इसी तरीके का वीडियो अपलोड होता रहता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो ये वायर मैंने सोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। और जो ये वाला वायर है जो इसमें हम इंसर्ट करेंगे, इसे भी हम हेल्पिंग हैंड की मदद से ही करेंगे। और आपको अगर थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज़ मैनेज कीजिए, क्योंकि मेरे पास ना कोई DSLR है ना फिर कोई बड़ा मोबाइल फ़ोन, महंगा मोबाइल फ़ोन। ये नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसीलिए थोड़ा सा विजुअल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत ही किया है, और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये शेयर करने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन को भी रिपेयरिंग के बारे में इधर उधर खोजना ना पड़े। क्योंकि अगर आप किसी से कहेंगे कि मुझे भाई सिखा दो, ये काम सिखा दो, तो वो आपसे थोड़ा सा एटीट्यूड में बात करता है। क्यों? क्योंकि हमने भी बहुत समय पहले भी ऐसा किया है, और किसी ना किसी को कहा है कि
हमें भी सिखा दो, हमें भी सीखना है, पर कोई नहीं सिखाता, खुद ही सीखना पड़ता है। और अगर आप सीखने का अगर आपके अंदर जुनून होगा तो आप बेशक सीख सकते हैं, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सा साइंस है और सिंपल रिपेयरिंग है, और सिंपल रिपेयरिंग ही इंसान सीखता है। और अगर आप एक बार इसे सीख गए और इसका एक बार फंडा जान गए तो एक बार फंडा जानने के बाद आपको, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इस फील्ड में। और क्योंकि इस फील्ड में पैसे के लिए तो है ही ये फील्ड, पर एज अ नॉलेज भी इस फील्ड में आप बहुत सा काम कर सकते हैं। तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया और आपको भी दिखाया कि कैसे रिप्लेस किया जाता है इसे। और बहुत से वीडियो में मेरे भाई ने पूछा था, कमेंट भी किया था पिछले वीडियो में, कि मान लीजिए ये जो वीडियो मतलब जो ये बैटरी है, तो पिछले वाली वीडियो पे भाई लोगों ने कमेंट किया था कि मान लीजिए जो मेरा बोट का ईयर जो नेकबैंड है उसका जो है वो चार्जिंग नहीं हो रहा और वो डेड है, पर बैटरी में जो है वो 3.7 वोल्ट शो कर रहा है, पर वो चार्ज नहीं लेता ना ऑन होता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नेकबैंड ख़राब नहीं है, बस उसे थोड़ी सी बूस्ट की ज़रूरत है। बूस्ट का मतलब ये होता है कि जो इसका जो चार्जिंग में जो ये BMS सिस्टम लगा हुआ होता है, जो इसमें देख रहे हैं आप, इसमें जो BMS लगा हुआ है, ये BMS ये ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम है। यानी ओवर करंट, जब इस बैटरी से ओवर करंट में आप ज़्यादा यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पावर तो शो करता है 3.7 वोल्ट, पर एम्पियर आउट नहीं होता। और अगर एम्पियर आउट नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्ट ऑन नहीं होगा, क्योंकि किसी न किसी प्रोडक्ट को चलने के लिए वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने मीटर को बजाय 20 वोल्ट DC पे सेट किया है, और इसमें आप देख सकते हैं 1.10 वोल्ट्स के लगभग में शो कर रहा है। इसका मतलब ये लिपो बैटरी अपडेट हो चुकी है, पर हम इसे रिकवर कर सकते हैं क्योंकि ये फुली नहीं है। और इसका ये जो BMS है, इसने ओवर करंट प्रोटेक्शन की वजह से इसे यहाँ से डेड कर रखा है, इसे आगे पावर सप्लाई नहीं दे रहा। और सेम इसी तरह के ये भी वीडियो है, मतलब ये जो बैटरी है ये भी बैटरी उसी तरीके का होगा। इसमें भी एक BMS सर्किट लगा हुआ है, और BMS सर्किट की वजह से इसमें आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसे चार्ज करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ये जो मॉड्यूल है मेरे पास, ये एक मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल को भी मैंने शॉर्ट पे रिव्यू कर रखा है। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, और अगर मैं अभी चाहूँ तो इससे चार्ज कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसे ऑन करना है तो आपको इसे कम से कम 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के लगभग, यानी 1 मिनट के लगभग में इसे चार्ज देना होगा। ये थोड़ा सा चार्ज स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद आप तुरंत इसे चार्ज पे लगा दीजिए। यानी ये जो है पैनल है, डबल बैटरी वाला पैनल होगा, जो बोट का नेकबैंड है, यहाँ एक पैनल होगा और यहाँ पे एक पैनल होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इन दोनों बैटरीज को बूस्ट कर दिया, बूस्ट करके इन्हें लगा दिया, तो हमें इसे चालू करके चेक नहीं करना है, हमें तुरंत इसे चार्ज पे लगाना है। और अगर चार्जिंग LED ग्लो की तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ये दोनों बैटरीज रिकवर हो चुकी हैं। तो मैंने जो उन्होंने सवाल पूछा, मैंने उनका जवाब दे दिया है होगा शायद। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक, और नहीं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें कुछ दिक्कत हुई समझने में। तो मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये नेकबैंड मैंने चालू कर दिया, और इसका जो ये साउंड है, ये साउंड भी मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन तो शो नहीं कर रहा है। और इसका जो साउंड है वो भी मैं आपको चेक करा दूंगा। और ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड का एक सिंपल सा मदरबोर्ड एक और है मेरे पास, जिसे मैंने खुद परचेज़ किया है, वो भी सेम है, पर इसमें अलग ये है कि इसमें जो IC यूज़ हुई है वो इस साइड है, और इसमें जो Type-C कनेक्टर है ये बीच में लगा हुआ है, और PCB बीच से कटी हुई है, पर इसमें माउंटेड है। तो इसे निकालना आसान है और रिप्लेस करना भी, और इसे निकालना और रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम इसे रिप्लेस करने जाएं तो हॉट एयर मारने की वजह से ये तो निकल जाएगा, पर ये नीचे वाली PCB डैमेज हो सकती है। पर इसमें हॉट एयर मारने की वजह से इसमें कोई नीचे PCB नहीं है, ना ट्रैक है, तो उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको जैसी भी लगी हो
कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो श्योर कीजिएगा कि अगर आप लाइक कीजिएगा तो फिर मैं और भी नेकबैंड में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।